हम आपके 7 सेमेस्टर का फाइनल ईयर का एमसीटी सब्जेक्ट देख रहे थे। एमसीटी का मतलब होता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, ठीक है। और हम इसमें प्लानिंग का सेक्शन देख रहे थे बेसिकली, है ना। और प्लानिंग का बेसिकली मतलब होता है कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्लानिंग, कुछ गोल्स हम सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हमको काम करना आसान होता है ना। इसके बाद हमने बेसिकली क्या क्या देखा था, नेचर ऑफ प्लानिंग देखा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग देखा था, है ना। और बेसिकली स्टेप्स देखे थे हमने प्लानिंग के, है ना। और पॉलिसी और प्रोसीजर्स हमने देखे थे, ठीक है। हमने डिफरेंस देखे थे कि भाई पॉलिसी और प्रोसीजर्स और रूल्स में बेसिकली अंतर क्या होते हैं, है ना। तो और पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या होती है ना। और इसमें हम एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटीज तक हम आ गए थे, है ना। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। नेक्स्ट है इसमें 6th पॉइंट है आपका रिजिडिटी इन प्लानिंग, है ना। रिजिडिटी का मतलब होता है कि भैया इसको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी, मतलब कहीं पे अटक जाना, है ना। रिजिड कहते हैं ना, कोई चीज रिजिड हो गई, है ना। प्लानिंग स्टाइफल्स एम्प्लॉय इनिशिएटिव एंड forces manager into rigid or straight jacket mode of work execution। अच्छा, कई दफे क्या होता है कि भैया प्लानिंग स्टाइफल्स एम्प्लॉय इनिशिएटिव एंड फोर्सेस मैनेजर इनटू रिजिड और स्ट्रेट जैकेट मोड ऑफ वर्क एग्जीक्यूशन। यानी कई दफे क्या होता है कि भैया प्लानिंग आपने पहले से सेट कर दी है, तो उसके कारण अगर कोई एम्प्लॉय जो है अपने से कोई इनिशिएटिव लेना चाहे कि नहीं भैया मैं थोड़ा सा इसमें ये चेंज करना चाहता हूं, तो वो मैनेजर के लिए करना कई दफे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि भैया पहले से सेट है प्लानिंग, तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा वाला हिसाब होता है ना। आगे देखते हैं। इन फैक्ट रिजिडिटी में मेक मैनेजेरियल वर्क मोर डिफिकल्ट देन इट नीड बी। अच्छा, रिजिडिटी का मतलब भैया एक तरीके से रूढ़ी बात भैया कि ये रूल है तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। कई दफे होता है कि वो मैनेजर का काम जो होता है थोड़ा सा मुश्किल भी कई दफे कर देता है, क्योंकि भैया जो एम्प्लॉई है वो बोल रहा है कि भैया इसको हम इस तरीके से बेटर कर सकते हैं, पर मैनेजर का ये होता है कि भैया रूल है तो भैया उस हिसाब से ही इनको चलना पड़ेगा। उसी कारण कई दफे मैनेजर काम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। आगे देखते हैं। दिस में कॉज डिले इन वर्क परफॉर्मेंस। अच्छा, इसके कारण क्या होता है भैया, जो हमारा जो काम है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है उसमें, है ना, खत्म होने में। एंड रिड्यूस एम्प्लॉय इनिशिएटिव एंड एडेप्टेबिलिटी विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, इसके कारण क्या होता है कि भैया रूल पहले से तैयार है ना, उसी तरीके से ही आपको काम करने वाला हिसाब है। तो भाई अगर एम्प्लॉय जो है, हमारा जो बंदा काम कर रहा है, वो अपनी तरफ से कोई नई चीज लाना चाह रहा है कि भाई ये हम इस तरीके से करें तो इस काम को हम जल्दी कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, तो वो चीज हम क्या है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और अगर कोई एम्प्लॉय कहीं बाहर से काम करके आया, उसको बेहतर एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि हम इसको इस तरीके से करेंगे तो बेटर हो जाएगा, अगर मैनेजर उसको उस तरीके से नहीं करा पाता, भी हमको पुराने तरीके से ही करना है, तो उस नए एम्प्लॉय को अडॉप्ट करना उस नए हालात में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थ्रू दिस फैक्टर ऑफ रिजिडिटी इज अ लिमिटिंग फैक्टर, इट इज रियली डिफिकल्ट टू ऑपरेट विदाउट प्लानिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखिए, वैसे कुछ दिक्कतें ऐसे आ सकती हैं, क्योंकि भैया प्लानिंग आप कई सालों से आपने सेटअप करके रखी है, आपको उसी ढर्रे में काम करने वाला हिसाब होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन भैया प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बिना प्लानिंग के आप काम नहीं कर सकते, है ना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है रिजिडिटी वगैरह की तरह से, कि पहले चल रहा है वैसे ही करने वाला हिसाब में, लेकिन बिना प्लानिंग के काम नहीं हो सकता किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। 7th पॉइंट क्या है, टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर्स, ठीक है। टाइम इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, टाइम जो होता है वो हमेशा से क्या होता है, लिमिटेड होता है भैया। आपको जो ये काम है इतने टाइम में ही निपटाना है ना। किसी मैनेजर को ये चीज दायित्व जो है वो दिया रहता है ना। एंड इफ दे आर बिजी इन प्रिपेयरिंग एलोबरेट रिपोर्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन बियॉन्ड सर्टेन लेवल, दे आर रिस्किंग देयर इफेक्टिवनेस। यानी क्या होता है भैया, कई दफे होता है कि भैया रिपोर्टें बनती जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन जो है एक लेवल से ज्यादा तक दिया ही जा रहा है, इंस्ट्रक्शन यानी होता है निर्देश, तो अगर टाइम से ऊपर चली गई चीजें तो उसका जो इफेक्टिवनेस है, जो असर है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। आगे, एक्सेसिव टाइम स्पेंट ऑन सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू फिट ऑल ऑफ इट इनटू अ कॉम्पैक्ट प्लान इज डिसफंक्शनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर आप भैया बहुत ज़्यादा समय अगर आप बर्बाद कर दे रहे हैं
जानकारियों को इकट्ठा करने में और उन सबको इकट्ठा करके भैया एक प्लान बनाने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है तो वो क्या हमारे लिए नुकसानदायक ही है। क्यों? क्योंकि किसी भी मैनेजर को किसी भी काम को एक टाइम में ही निपटाना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार करते ही जा रहे हैं और वो टाइम निकल गया तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ना। कॉस्ट्स इंक्रीज इफ प्लानिंग बिकम्स मोर डिटेल्ड बिकॉज मोर इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड। अच्छा भैया, अगर क्या होता है प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही डिटेल में हो जाती है ना, भैया हम ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन उसमें गैदर कर रहे हैं, है ना, तो भैया ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमको भैया ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनसे हमको सलाह लेनी पड़ेगी, और कोई भी स्कॉलर से अभी फ्री में सलाह देगा नहीं। बड़े बड़े स्कॉलर से हमको सलाह लेने के लिए उनको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना थोड़ा सा ज़्यादा ही खर्चे का काम हो सकता है ना। सच कॉस्ट कैन बेटर बी अप्लाइड टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। अच्छा, कई दफ़े क्या होता है भैया कि बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर से हम सलाह लेने के चक्कर में, भैया बहुत लोगों से सलाह लेने के चक्कर में हम पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। बजाय इसके भैया किसी एक आध दो स्कॉलर से ही आप सलाह ले लो, है ना, और उसको इम्प्लीमेंट करो, काम जो है स्टार्ट कर दो, तो वो कई दफ़े क्या होता है बेटर होता है कि भाई आप पूछते ही जाओ, इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठे ही करते जाओ। लेकिन अगर आप क्रियान्वित नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, है ना, एक्चुअल वर्क अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ना। Thus, planning cannot be undertaken beyond a certain limit, but it must justify its cost। यानी क्या, प्लानिंग जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती कि भैया आप प्लानिंग बनाए जा रहे हो, है ना, प्लानिंग चलती जा रही है, इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करते जा रहे हो, नहीं भी हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उस चक्कर में अगर पूरा टाइम ही बीत गया तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। भैया जो प्लान आपने बनाया है उसको आप क्रियान्वित करना स्टार्ट करें, है ना, इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो कुछ काम तो हो। नहीं तो कई दफ़े ये होता है कि भाई प्लानिंग बनती रहती है, काम कुछ होता नहीं है ना, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस कंस्टिट्यूट द फ्रेमवर्क विद इन विच प्लानिंग इज डन। प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है भैया प्लानिंग किस धर्रे के अंदर हमको काम करना है ना, उसका फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है। दे आर ऑल्सो डिफाइंड एज द एंटिसिपेटेड इन्वायरमेंट इन विच प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट। यानी इसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब ये होता है कि भैया किस तरीके का माहौल हमको देना है किसी भी प्लान को क्रियान्वित करने के लिए। दे इंक्लूड एजम्पशंस और फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर। अच्छा, प्लानिंग प्रीमिसेस में बेसिकली क्या क्या होता है भैया, फ्यूचर का फोरकास्ट करना। फोरकास्ट यानी कि भैया पहले से अपने को ये बता देना कि भैया नहीं आगे चल के ये चीज़ें अंदाजा लगाना फ्यूचर का, है ना। एंड नोन कंडीशन दैट विल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्लान्स। यानी क्या, पहले से फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग के बारे में मैंने आपको अलग से बताया था, है ना। और भैया कौन सी हालातें आगे चल के आ सकती हैं जो हमारे प्लान पे असर कर सकती हैं, उस चीज़ों को पता करना, है ना। आगे चल के देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इफेक्टिव प्लानिंग। अच्छा, किसी भी, मैंने आपको फोरकास्टिंग के बारे में पहले भी बताया था। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि भविष्य के बारे में पहले से बता देना। बड़े बड़े स्कॉलर से ये सलाह ले कि भैया कि आगे चल के किसके शेयर्स आगे ज़्यादा बढ़ेंगे, किसके घटेंगे, जैसे कोरोना वगैरह अभी आ गया, है ना, तो इस कारण आगे चल के हमारी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है ना, उसको पहले से ही उस चीज़ का अंदाजा लगा देना, उसको अपन बोलते हैं बेसिकली फोरकास्टिंग, है ना। तो भाई जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि भाई आप बड़े बड़े स्कॉलरशिप आप सलाह ले लो कि भैया अगर 2-3 महीने अगर आपकी मंदी आने वाली है ना, आपका सामान जो है इंडस्ट्री का अगर वो नहीं बिकने वाला, तो भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आप ना करें। ठीक उल्टी कंडीशन है कि भैया अगर बहुत ज़्यादा मार्केट बहुत अच्छी हालत में रहने वाला है, आपका जो सामान है इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से बिकने वाला है, तो भैया उस समय ज़रूरी ये होता है कि आप प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से आप बढ़ाते चले जाओ। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए भैया, एक अंदाजा होना चाहिए कि नहीं भैया अगले 2-3 महीने में हालात कैसी रहेंगे, है ना। इसके बाद क्या है, अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू प्रूव द फ्यूचर बाय इंटरफेरेंस from known facts help integrate all planning so that unified overall plans can be developed into which divisional and departmental plans can be matched। यानी क्या, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, है ना, जिससे कि हम भविष्य का अंदाजा लगा सकें, जो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम सबको मिला के एक प्लान बना सकें हर डिपार्टमेंट हर डिवीजन के लिए, है ना।
फोरकास्टिंग ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज। अच्छा, फोरकास्टिंग के फायदे क्या क्या हैं? पहला, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एंड रिलायबल बेसिस फॉर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर ऑपरेशंस सच एज सेल्स, प्रोडक्शन एंड सो ऑन। यानी क्या, प्लानिंग के द्वारा भैया हमको एक साइंटिफिक बेसिस मिल जाता है जिसके द्वारा हम भैया फ्यूचर के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सके। फ्यूचर में जैसे हमको सेल करना है, प्रोडक्शन करना है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दिया है इन सब चीजों का, है ना, तो वो हम पहले से अच्छी तरीके से कर पाते हैं, एक ठोस आधार मिल जाता है हमको, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट एम्स एट रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी दैट सराउंड्स मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसके द्वारा क्या होता है भैया कि अनसर्टेनिटी जो है ना, कंफर्म ना होना चीज़ों का भी आगे चल के क्या हो जाएगा। तो अगर आप स्कॉलर्स वगैरह से आप सलाह लेते हो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है, नहीं भैया हाँ आगे चल के ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो उन चीज़ों में उस हालात में काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बजाय कि भैया अंदाजे से चलना, है ना। थर्ड है, मेकिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ फोरकास्ट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस विल कंपेल द मैनेजर्स टू थिंक अहेड एंड टू रिसर्च फॉर द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। अच्छा, फोरकास्ट का रिव्यू करना भी कई दफे जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक बार अंदाजा लगा दिया तो वैसा कभी, क्योंकि भाई जैसे अभी किया मैंने परफेक्ट एग्जांपल आपको दिया, कोरोना, किसी को अंदाजा नहीं था कि भैया आगे चल के 3-3, 4-4 महीने के लिए इंडस्ट्रियां बंद होने वाली हैं, है ना। तो जैसे ही ये हालात आ जाएं तो भैया आपने इसके पहले जो प्लानिंग करके रखी है कि भैया 3-4 महीने के लिए आपको इस इंडस्ट्री में इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कैपिटल, है ना, तो भैया उसको आप तुरंत आप चेंज भी कर सको कि भैया अब ये हालत आ गई, अब उसमें इतना पैसा लगाना इन 3-4 महीनों के लिए ठीक नहीं होगा, है ना। तो उसको बार बार आप रिव्यू का मतलब उसको बार बार देखना कि भैया हम जो प्लानिंग हमने सेटअप की है वो ठीक चल भी रही है कि नहीं, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? इट इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट मैनेजरियल कंट्रोल एज इट कैन डिस्क्लोज द एरियाज वेयर कंट्रोल इज लैकिंग। अच्छा, फोरकास्टिंग के द्वारा क्या होता है भैया, मैनेजर जो है हमारा सही कंट्रोल बना पाता है ना। सही कंट्रोल का मतलब क्या होता है भैया, उसको अच्छे से आइडिया लग जाता है कि भैया इस जगह पे थोड़ा सा कंट्रोल हमारा लूज हो रहा है ना, इस जगह पर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमको ज्यादा ध्यान देना है ना। फोरकास्टिंग के द्वारा क्या होता है, इस चीज का अंदाजा हमारा मैनेजर लगा पाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं इसका फोटो खींच के आपको ग्रुप में अलग से सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।